हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज से मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है आयरन मेकिंग। ठीक है, ये किसी भी स्टील प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और आयरन मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव रूट है, लेकिन आज भी टॉपर कौन है? ब्लास्ट फर्नेस। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे, पूरा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जानेंगे, एक ओवरव्यू जानेंगे कि शुरू कहाँ से होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, लगभग 10 वीडियोज़ आएंगी आयरन मेकिंग की, सब में मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा हर एक टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के पूरा आयरन मेकिंग को आपको मैं पूरा बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ना, ब्लास्ट फर्नेस का ट्रेलर है। ठीक है, अलग अलग एपिसोड आएगा, उसमें आपको और डिटेल से जानने मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री विकास नसीने सर, जो कि जीएम है ब्लास्ट फर्नेस भिलाई स्टील प्लांट के। ये जो पीपीटी है ना, उन्होंने ही मुझे दिया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पीपीटी है, आपको बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे जानने मिलेगा। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ना, ये एक बहुत बड़ा क्या है? केमिकल रिएक्टर है। ठीक है, एक बड़ा सा एक रिएक्टर है जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? पिग आयरन, है ना। इसमें लगभग 2758 केमिकल रिएक्शन चलती रहता है। ठीक है, अब आप डर गए होंगे कि इतना सारा केमिकल रिएक्शन कौन याद करेगा। तो आपको इतना केमिकल रिएक्शन याद नहीं करना है, केवल 10 रिएक्शन याद कर लो, 8 से 10, बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी हो रहा होगा होने दो, हमको कोई लेना देना नहीं। हमें लगभग 8-10 रिएक्शन से मतलब होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, ये पूरा आयरन मेकिंग का पूरा, उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इसको बहुत अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पे, देखो इधर आपका ब्लास्ट फर्नेस, नीचे साइड यहाँ पे। ठीक है, अब सारा रॉ मटेरियल इसी में डलेगा। ठीक है, तो सबको देख लेते हैं। पहला देखो कोल, इधर से क्या आ रहा है? कोल। ये जो कोल होता है ना, ऐसा वैसा कोल नहीं है, ये ना मेटलर्जिकल कोल होता है। ठीक है, ठीक है, या फिर बोलते हैं कोकिंग कोल, है ना। और ये इंडिया में बहुत कम मिलता है, ये आता है बाहर के देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऐसे बाहर के देशों से आता है, बहुत महंगा रहता है। ये कोकिंग कोल आपका जाता है कोल प्रिपरेशन प्लांट में। फिर इसका हम क्या बनाते हैं? कोक बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, कोल को हम डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। तो हम इस कोल से क्या बनाते हैं? कोक। तो कोक बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? ये ऐसा कोक ओवन बैटरी होता है। कोक ओवन बैटरी से हम कोक बना लेते हैं। फिर कोक को कहाँ ला लिए भाई? आपका जो रॉ मटेरियल यार्ड है वहाँ पे ला लिए। ठीक है, ये रॉ मटेरियल यार्ड है। तो ये कोक का समझ में आ गया। अब देखिए इधर से क्या आ रहा है? ये आपका माइंस है, खदान है ना, आयरन ओर का खदान है। यहाँ से हम क्या ला रहे हैं? आयरन ओर। ठीक है, यहाँ खदान में बड़े बड़े चट्टान के रूप में आपको आयरन ओर मिलते हैं। उसको फिर तोड़ के प्रॉपर साइज़ में तोड़ के ना, 10 से 40 mm के बीच तोड़ के लंप साइज़ में, उसको हम यहाँ पे लाते हैं स्टॉक यार्ड में। ठीक है, उसके बाद देखो इधर से आपका क्या आ रहा है? ये वाले खदान से क्या आ रहा है? लाइमस्टोन आ रहा है। ये आपका चूना पत्थर का खदान है, यहाँ से लाइमस्टोन आ रहा है। ठीक है, ये भी स्टॉक यार्ड में आ गया। फिर देखो इधर से क्या आ रहा है? आपका डोलोमाइट आ रहा है इस खदान से, है ना। उसके बाद देखो इधर यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिंटर प्लांट। ठीक है, तो सिंटर प्लांट एक्चुअली में क्या होता है? जो आयरन ओर का जो माइंस है ना, जब आप वहाँ पे तोड़ते हो, सब करते हो, तो वहाँ पे डस्ट जनरेट होता है, छोटे छोटे फाइन्स जनरेट होता है। तो उसको तो फेंक नहीं सकते क्योंकि उसमें भी आयरन है। तो वो सब जितने भी हैं ना, डस्ट या जो ख़राब जो आयरन ओर है, उसको हम क्या करते हैं? सिंटर प्लांट में लाते हैं और उसका केक बना देते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊँगा कैसे केक बनाते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो छोटे साइज़ के जो ओर है ना, डस्ट टाइप के ओर है, या बहुत छोटे साइज़ की, आप उसको ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डाल सकते। वो पूरा चोक कर देगा ब्लास्ट फर्नेस को, है ना। आपका ब्लास्ट फर्नेस में गैस कंटिन्यूस नीचे से ऊपर फ्लो होना चाहिए। डस्ट अगर डालोगे ना, पूरा ब्लास्ट फर्नेस को चोक कर देगा, परमेबिलिटी जीरो कर देगा। तो आप जो है छोटे साइज़ के रॉ मटेरियल्स नहीं डाल सकते। तो हम क्या बना लेते हैं? ऐसे केक बना लेते हैं, इसको सिंटर बोलते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ये मटेरियल कहाँ गए? सारे यहाँ स्टॉक यार्ड में। स्टॉक यार्ड से किस में चार्ज करते हैं भाई? ये ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस से सारा रॉ मटेरियल आके हम कर दिए चार्जिंग।
है ना। ये देखो ये फ़ोटो दिख रहा है, बड़े बड़े खदान हैं, आयरन ओर के सब खदान है देखो, है ना। एक बहुत बड़ा सा खदान है, इसमें देखो ये कितना गड्ढा होगा, ऐसे कितना गड्ढा करके अंदर तक खोदा गया है। यहाँ से ट्रक में ट्रेन में भर भर के यहाँ कहाँ लाया जाता है, आपका प्लांट में लाया जाता है। ऐसे बड़े बड़े ऐसे विस्फोट कराते हैं जिससे आयरन और जो निकलता है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े खदान होते हैं जहाँ से हमको मिलता है आयरन और हो गया, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब चीज़ें ऐसी माइन से आते हैं। इस फोटो में आपको देखो क्या दिख रहा है, ये आपकी रेल की पटरी दिख रही है। यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा है, तो रेल की पटरी यहाँ आती है ना, यहीं पे इसे खाली कर देते हैं। जो भी मटेरियल आता है ना यहाँ पे खाली कर देते हैं। आजकल वैगन ट्रिपलर आ गया है, वो क्या करता है, रेल की पटरी को ऐसे पकड़ता है जैसे खिलौने टाइप का, और उसको ऐसे पलटी कर देता है। तो जितना भी मटेरियल होता है ना मालगाड़ी में, पूरा का पूरा वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको वैगन ट्रिपलर बोलते हैं। ये देखो ये होता है स्टॉक यार्ड, बहुत बड़ा सा 1-2 किलोमीटर का स्टॉक यार्ड होता है। पूरा रॉ मटेरियल जितना भी होता है ना ऐसे इसको इकट्ठा करके ऐसे खुले में रख देते हैं, पूरा का पूरा जो भी आ रहा है रॉ मटेरियल ऐसे खुले में रहता है पूरा, है ना, स्टॉक यार्ड में। अब स्टॉक यार्ड में जो रखा है उसको कैसे लेके जाएंगे, ऐसे क्रेन वगैरह होता है, यहाँ से क्रेन से ये कन्वेयर बेल्ट में जाता है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट बना रहता है पूरा, ये कन्वेयर बेल्ट में जाता है यहाँ स्टॉक यार्ड से, फिर कन्वेयर बेल्ट ऐसे चलते रहता है ना। फिर जहाँ भी ले जाना है कन्वेयर बेल्ट से आप रॉ मटेरियल को ले जाओ। स्टॉक यार्ड से ब्लास्ट फर्नेस ले जाना है, कन्वेयर बेल्ट में डालो, उसको पहुँचा दो वहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये देखो ये सिंटर है। अब देखो सिंटर क्या होता है एक्चुअली में ना, ब्लास्ट फर्नेस क्या है, ब्लास्ट फर्नेस ये बोलता है कि मुझे लड्डू पसंद है लेकिन मुझे बूंदी नहीं पसंद, है ना, मुझे बूंदी का लड्डू चाहिए, बूंदी नहीं चाहिए बोलता है वो, है ना। तो आप क्या बना लो भाई, उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर दो, बूंदी लो, बूंदी का लड्डू बना दो, ठीक है। वो केवल लड्डू खाता है ना। बूंदी खाने से उसका पेट खराब हो जाता है ब्लास्ट फर्नेस का, है ना। तो ऐसा आप उसका लड्डू बना लो। कैसे बनाते हैं, जो आयरन ओर का जो फाइन्स होता है ना, जो खदान से फाइन जनरेट होता है उसको हम लाते हैं, उसको में हम मिलाते हैं कोल, लाइम स्टोन, ठीक है, फ्लक्स वगैरह सब मिला के पूरा पानी वानी मिला के मिक्स कर लेते हैं। और ऐसा बेड होता है ना उसमें एकदम मस्त ऐसे बेड में इसको पूरा ऐसे वो कर देते हैं ना। ये देखो पूरा बेड बना दिया उसका सिंटर का। अब क्या करते हैं ना, नीचे से आग जलाते हैं, इधर से नीचे साइड से, इस डायग्राम में देखो ये इसका बना हुआ है ये सिंटर मिक्स, इसके नीचे से आग जला देते हैं। तो नीचे से आग जलता है तो क्या होता है, ये पूरा ऐसे पक जाता है, ये सिंटर क्या होता है पूरा पक जाता है ना। पक जाता है मतलब वो केक बन जाता है ना, ऐसा केक बन जाता है पूरा। अब तो भाई केक को पूरा एक बार में तो खा नहीं पाएगा ब्लास्ट फर्नेस, है ना, उसको काट काट के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या इस केक को लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं ऐसे छोटे छोटे साइज़ में, प्रॉपर तो 10 से 40 mm के साइज़ में ना सिंटर को ऐसे तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। तो सिंटर बहुत ज़रूरी है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, इसकी रिड्यूसिबिलिटी अच्छी होती है ना। उसके बाद जो फाइन्स है, जो वेस्ट है एक्चुअली में, उसको उपयोग हो जाता है, बहुत बहुत अच्छा होता है सिंटर ब्लास्ट फर्नेस के लिए, ठीक है। उसको बहुत पसंद है ब्लास्ट फर्नेस को सिंटर। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, कोक ओवन बैटरी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आप कोल नहीं डाल सकते ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, क्योंकि कोयले का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। कोयले को डाल दोगे ना ब्लास्ट फर्नेस में तो नीचे जाएगा और पूरा टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। चूरा हो गया तो ब्लास्ट फर्नेस पूरा ख़त्म, मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, जो कोल आता है ना, कोकिंग कोल, उसको क्या करते हैं ऐसे बैटरी के अंदर डालते हैं और उसको अब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करने हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करोगे ना पूरा राख बन जाएगा, है ना। कैसे रहता है ये बैटरी ना, ऐसे बैटरी रहती है ऐसे, इसके अंदर डाल देते हैं कोल को और इसके बाहर आग जलाते हैं, यहाँ पे इस साइड आग जलाते हैं दीवारों में, अंदर में खाली वो जो कोल है वो गर्म होता है। तो जब कोल जब गर्म होता है ना अब्सेंस ऑफ एयर में, तो जितना भी वोलेटाइल मैटर है, मॉइस्चर वगैरह है, सब बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो इससे जो कोक जो बनता है उसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, परमेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो कोक है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल कौन सा होता है ब्लास्ट फर्नेस में, होता है कोक। कोक के बिना ब्लास्ट फर्नेस चल ही नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, कोक और बैटरी से कोक बना लेते हैं। अब ये देखो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है।
ये हम लोग का जब पेट निकल जाता है तो ऐसे ही दिखता है ना, तो ऐसे ब्लास्ट फर्नेस का भी पेट निकला हुआ रहता है ऐसे। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा क्यों है, कि ब्लास्ट फर्नेस का शेप ऐसा क्यों है, नीचे की ऐसा डायमीटर क्यों बढ़ रहा है ना, पूछ सकते हो ना। ठीक है, पूछना भी चाहिए। ठीक है, पूछोगे तभी नॉलेज बढ़ता है। तो क्या होता है ना, जब आप रॉ मटेरियल यहाँ डालते हो ना, इधर ये जो रॉ मटेरियल मैंने डाला ऊपर में, ये क्या होता है ना, जब हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो फूलता है ना, स्वेलिंग होता है उसमें। तो जब भाई अगर आपको ब्लास्ट होने से अगर ऐसे सीधा सीधा रहेगा, ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल डाले वो फूलेगा, तो क्या होगा, ये पूरा ऊपर अटक जाएगा, पूरा फूल के यहाँ पे ये पूरा अटका देगा। ठीक है। अब रॉ मटेरियल आपको नीचे ही नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल नीचे नहीं आएगा तो कैसे काम करेगा ब्लास्ट फर्नेस। तो इसलिए ये इस तरीके से इसका पेट निकला हुआ बनाते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है। अब ब्लास्ट फर्नेस में ये सारी चीज़ें को चार्ज कर देते हैं। आपका आयरन ओर है, लंप ओर है ना, फाइन ओर को सिंटर बना के चार्ज करते हैं, लंप ओर को सीधा चार्ज कर देते हैं। और कुछ पैलेट भी बनता है, पैलेट भी वही लड्डू बनाने वाला जो बताया ना, ये अलग मेथड से हम लड्डू बना रहे हैं, पैलेट में, सिंटर में अलग मेथड से बना रहे हैं, सबको डिटेल से जानेंगे आगे। तो ये जितना भी आयरन बेरिंग है ये हम लोग इसको चार्ज कर दिए। उसके बाद कोक ओवन से आपका क्या आ गया, कोक आ गया। ठीक है, इसको हम डाल दिए। अब देखो, जब हम चार्जिंग करते हैं तो क्या करते हैं ना, लेयर वाइज चार्जिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि कोक को लिए, सब कुछ को लिए एक साथ मिक्स कर दिया और डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, एक कोक का लेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ब्लैक कलर दिया है, ये कोक का लेयर होगा। उसके बाद नॉन कोक लेयर होगा। नॉन कोक रॉ मटेरियल क्या है, कोक के अलावा जितना भी रॉ मटेरियल है ना, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आयरन और सिंटर, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोक। तो नॉन कोक को मिक्स कर देते हैं, नॉन कोक को मिक्स करके हम एक लेयर बनाते हैं और कोक का एक लेयर बनाते हैं। ऐसे लेयर वाइज चार्जिंग करते हैं। ठीक है। और चार्जिंग कैसे करोगे, ऐसे नहीं कि ये ले गए उसको डंप कर दिए, ऐसा चार्जिंग नहीं करना है। अगर ले गए डंप कर दिए तो ऐसा क्या बन जाएगा, ऐसा हीप बन जाएगा ऐसे रॉ मटेरियल का। आपको ऐसा हीप नहीं बनाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो तो यहाँ पे होता है रोटेटिंग शूट, ये जो है ना मॉडर्नाइजेशन है ब्लास्ट फर्नेस का। जैसे हम लोग चिड़ियों को ऐसे दाना दो के, मान लीजिए आपके पास चावल है, चिड़ियों को देना है, तो ऐसे आप रख के तो नहीं आ जाओगे ना, ऐसे फेंक के आओगे बिखरा के। तो रोटेटिंग शूट क्या करता है ना, जो रॉ मटेरियल है उसको पूरा बिखरा देता है बराबर रूप से ऐसे ब्लास्ट फर्नेस से। तो इसमें परमेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया चार्जिंग। अब दूसरा चीज़ देखो क्या होता है, यहाँ से देखो ये एक जगह दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला, ये होता है ट्यूयर। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूयर बोलते हैं इसको। यहाँ से क्या देते हैं हम, गर्मा गर्म हवा देते हैं, बढ़िया से गर्म हवा हम भेजते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, इसको हॉट ब्लास्ट बोलते हैं। कितना गर्म रहता है ये हवा, ये होता है 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। सोच सकते हो बहुत हाई टेम्परेचर है। ये गर्मा गर्म हवा हम यहाँ से देते हैं ट्यूयर से भाई। अब ये क्या करता है, ये गर्म हवा जैसे ही अंदर जाता है ना, तुरंत कार्बन को जलाने लगता है। देखो ये सब मैं बताऊंगा, है ना। सीधा हम अपने ज़रूरी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, एकदम हॉट ब्लास्ट, मतलब गर्म हुआ। जैसे ही हॉट ब्लास्ट यहाँ पहुँचता है ना, यहाँ जितने भी कोक है एकदम तुरंत जलता है और आग का एक गोला बन जाता है, आग का गोला बन जाता है ऐसे। इधर भी आग का गोला बन जाता है ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं रेसवे। आग का जो गोला बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेसवे। तो कोक जो है डायरेक्टली यहाँ पे बर्न होता है। ठीक है। और ये जो कोक में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से सीधा रिएक्शन करता है, जलता है और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है। अब ये जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है जब ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, गैस बन गई, जब ऊपर की ओर जाता है ना, तो जाते जाते क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जाते जाते जो और कार्बन मिलता है इसको, क्योंकि आप कोक तो लगातार चार्ज की हो, तो जब CO2 ऊपर जाता है तो जाते जाते कुछ और कोक मिलता है, उससे ये कार्बन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CO बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है भाई, CO बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्यूशन लॉस्ट रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो CO है ना, यही मेन हीरो है इस पूरे पिक्चर का। इसके बिना आपका पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि CO ही क्या है, मेन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, मेन रिड्यूसिंग एजेंट। ये CO ही है ना, यही आपका आयरन ओर को रिड्यूस करेगा। आयरन ओर में जो ऑक्सीजन है ना उसको यही लेगा। ठीक है। तो ये CO बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से क्या बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये बन जाता है CO। अब जब ये ऊपर जाता है और तो क्या करता है, देखो अब आपका जो CO बना ना वो ऊपर जाता है, और ऊपर से आपने क्या क्या चार्ज किया था, आयरन और वगैरह सब चार्ज किया आपने।
तो आयरन और मतलब हेमेटाइट डालते हैं जनरली, उसमें होता है Fe2O3, ये हेमेटाइट है। अब ये CO ऊपर जाता है, तो ऊपर जाते जाते इसकी मुलाकात किससे होती है, इससे होती है Fe2O3 से। तो ये CO इसको बोलता है कि भाई मुझे एक तो ऑक्सीजन दे दे, है ना। CO किसको बोलता है, हेमेटाइट को, मैं कि भाई एक तो ऑक्सीजन दे दे, है ना, मैं स्टेबल होम बनना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, हेमेटाइट को रहम आ जाता है, बोलता है ठीक है भाई ले ले एक तो ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे देखो पहले रिएक्शन में Fe2O3 CO से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Fe3O4 बना लेता है, ऑक्सीजन एक तो अपना दे देता है वो, ठीक है। रहम वहम की बात नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, एफिनिटी का खेल है, ठीक है। CO की ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, इससे क्या करता है, ऑक्सीजन को वो ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है भाई, Fe3O4 बन जाता है, ठीक है। और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बन गया, Fe3O4। तो Fe3O4 फिर से रिएक्शन करता है CO से, क्योंकि CO तो लगातार आ रहा है ना। तो ये जो Fe3O4 जो है ना, वापस से रिएक्शन करता है CO से, फिर इसकी मुलाकात CO से होता है। CO फिर बोलता है भाई मुझे एक तो ऑक्सीजन दे दे। तो ये फिर Fe3O फिर क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन अपना CO को दे देता है, और ये क्या बन जाता है, FeO बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हो, अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर में टेम्परेचर होता है लगभग, बहुत ऊपर में नहीं, ऊपर से थोड़ा नीचे में 500 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन होता है। उसके नीचे 850 तक पहुँचते हो ना, तब ये रिएक्शन होता है, Fe3O4 CO से रिएक्शन करता है। ये क्या बन गया अब, FeO। अब फिर भाई FeO, फिर CO आ जाता है, FeO बनने के बाद CO, फिर CO बोलता है कि भाई मुझे एक और ऑक्सीजन दे दे। तो ये FeO फिर क्या करता है, अपना एक ऑक्सीजन दे देता है CO को, और क्या बन जाता है, मस्त सिंगल हो जाता है ना। FeO भी सोचता है कि यार दे देते हैं ऑक्सीजन, मस्त सिंगल रहूँगा करके, अपना ही ऑक्सीजन CO को दे देता है, और मस्त ये सिंगल हो जाता है, मतलब आपका आयरन लोड रिड्यूस हो गया, ठीक है। FeO से क्या बन गया, Fe बन गया। मतलब आप समझ रहे हो, पहले क्या था, Fe2O3 था हेमेटाइट, फिर वो Fe3O4 बना, फिर FeO बना, फिर क्या बना, फाइनल Fe बना, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया, इस टेम्परेचर को भी थोड़ा बहुत आप याद रख लो, ठीक है। अब क्या होता है, इन जो तीनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं ना, इनडायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो CO जो ऑक्सीजन ले रहा है ना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडक्शन, ठीक है। अब एक और होता है डायरेक्ट रिडक्शन। इसमें क्या होता है, कई बार कार्बन भी सोचता है कि मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कई बार कार्बन क्या होता है, खुद चले जाता है FeO के पास, है ना। कार्बन बोलता है तुमने CO को ऑक्सीजन दिया, मुझे भी दे दो कहा था ऑक्सीजन। तो FeO बोलता है ठीक है तू भी ले ले। तो ये Fe क्या करते हैं, FeO अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देता है, ये Fe बन जाते हैं, और आपको क्या मिल जाता है, ऐसा CO मिल जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिडक्शन। तो ये देखो कब होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस में, मतलब ट्वेल्व के आसपास होता है डायरेक्ट रिडक्शन, और ऊपर क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये बस 4-5 केमिकल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन भी होते हैं, वो भी जान लो जो नहीं दिया है। अब देखिए आपका जो हेमेटाइट और आ रहा है खदान से, अब ऐसा नहीं है कि हेमेटाइट और में भाई केवल यही होगा, Fe2O3 होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हमारा बहुत सारा झंझट खत्म हो जाता आयरन मेकिंग का। लेकिन ऐसा होता नहीं, Fe2O3 के साथ साथ ना इसमें SiO2 भी होता है, MnO भी होता है, ठीक है, Al2O3 भी होता है, तो ये सब भी होता है। तो भाई ये सबको भी तो आपको देखना पड़ेगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गैंग। तो इन सब को क्या करते हैं ना, स्लैग में डालते हैं। इन सबको क्या बनाना है, आपको स्लैग बनाना है। तो स्लैग बनाने के लिए आप क्या डालते हो, जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है ना, वो क्यों डाल रहे हो आप, वो इसी काम के ना डाल रहे हो। ये जितना गैंग के साथ मिल के ना, गैंग और फ्लक्स मिल के क्या बनाता है, स्लैग बनाता है ना। तो गैंग क्या क्या है, SiO2 है, MnO है, ठीक है, P2O5 है, Al2O3 है, ये सब गैंग है। फ्लक्स कौन सा है, जो आप डाल रहे हो, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये, ठीक है। तो दोनों का देखो नेचर अलग होता है, गैंग एसिडिक नेचर का है, और जो आप फ्लक्स डाल रहे हो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे ही एसिड और बेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों अट्रैक्ट करके स्लैग बना लेते हैं, है ना। स्लैग बनता है तो क्या होता है, स्लैग बढ़िया अपना दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं। ऐसे नीचे में मेटल, ठीक है, एक लेयर बन जाता है, उसके ऊपर स्लैग का लेयर बन जाता है, ठीक है। अब मेटल जो है भारी होता है,
तो नीचे बैठ जाता है, स्लैग हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है। तो ये हर्थ रीजन होता है, ये यहाँ पे दोनों का लेयर बन जाता है। ठीक है, पिग आयरन का लेयर, उसके बाद स्लैग का लेयर, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे रहता है ब्लास्ट फर्नेस में, कहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है। देखो सबसे ऊपर में टॉप में ना आपका रहता है, इसको मत देखो ना, ये थोड़ा सा सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर आपका रहता है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके नीचे आओगे 300 400 ऐसे बढ़ता है। और मिडिल पोर्शन के आसपास आपका रहता है 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इधर बढ़ता है 1100, फिर 1600 ऐसे बढ़ता है। और जस्ट ये जो ट्वेयर है ना, ट्वेयर में जहाँ आग का गोला बनता है, रेसवे, यहाँ आग का गोला का टेम्परेचर कितना होता है, 2200 नहीं होता है, होता है 2000 होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि भाई सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो बोल देना भाई 2000 होता है। और कहाँ मिलता है, रेसवे पे मिलता है ट्वेयर के पास 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके और नीचे जाओगे तो टेम्परेचर घटने लगता है। स्लैग का जो टेम्परेचर होता है ना वो 1500 के आसपास होता है। ठीक है, और उसके नीचे आपको क्या होता है, पिग आयरन होता है। पिग आयरन का टेम्परेचर लगभग 1200 से 1300 होता है। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर प्रोफाइल। तो 900 से ऊपर वाले को जनरली बोलते हैं लो टेम्परेचर जोन, और उसके नीचे मतलब 900 से कम टेम्परेचर है ऊपर साइड, उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर जोन, और नीचे को बोलते हैं हाई टेम्परेचर जोन। तो लो टेम्परेचर जोन में जनरली क्या है, आपका जो भी बर्डन रहता है वो ड्राई होता है, इनडायरेक्ट रिडक्शन होता है। ठीक है, और डायरेक्ट रिडक्शन तो आपको बताया हूँ कि यहाँ पे होता है डायरेक्ट रिडक्शन हाई टेम्परेचर जोन में। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो क्या बताया गया है। इस डायग्राम में ना आपको बताया गया अलग अलग जोन ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है, अलग अलग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर का जो जोन है ना उसको बोलते हैं स्टैक जोन। ये वाला क्या है भाई, स्टैक जोन, इसको ग्रैनुलर जोन भी बोलते हैं। स्टैक जोन में कुछ नहीं होता है, मेन यहाँ पे आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडक्शन होता है। ठीक है, CO आता है, CO इन क्या करता है, इनडायरेक्ट रिडक्शन करता है, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, ये जो है ना यहाँ होता है फिर कोहेसिव जोन। ये जो होता है ना, ये ऐसा जो आपको दिया गया है ऐसा पहाड़ टाइप का, ये क्या है, कोहेसिव जोन बोला जाता है इसको। कोहेसिव जोन में क्या होता है ना, यहाँ पे कोक ही ऐसा होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी जितना भी है ना सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है इस कोहेसिव जोन में। सेमी सॉलिड मतलब जैसे आप प्लास्टिक को गर्म कर दोगे तो क्या होता है, प्लास्टिक एकदम नरम हो जाता है ना, तो उस तरीके का सेमी सॉलिड मान लो। ठीक है, यहाँ पे केवल कोक ही है जो सॉलिड है बढ़िया सा, बाकी सेमी सॉलिड बन चुका है। ठीक है, तो ये जो कोहेसिव जोन है ना उसके नीचे से स्लैग बनना चालू हो जाता है। ये जो बॉटम वाला है ना, यहाँ से आपका स्लैग बनना चालू हो जाता है, और स्लैग का जो बूंद बूंद करके स्लैग टपकने लगता है। ठीक है, यहाँ से बूंद बूंद स्लैग धीरे धीरे नीचे नीचे टपकने लगता है। यहाँ पे जो स्लैग बनता है ना उसमें एफियो बहुत ज़्यादा रहता है, एफियो कंटेंट बहुत हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आ जाओ, ये एक्टिव कोक जोन, ये जो दूसरा पहाड़ जो दिख रहा है इसके नीचे, इसको बोलते हैं एक्टिव कोक जोन। नाम से पता चल रहा है भाई एक्टिव कोक जोन, मतलब कोक बहुत एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव है मतलब इस रीजन में ना केवल और केवल कोक ही ऐसा रहता है जो आपको प्रॉपर सॉलिड रहता है। ठीक है, और इस जोन में क्या होता है ना, डायरेक्ट रिडक्शन यही होता है। जो एफयू जो बताया ना, स्लैग में जो एफयू रहता है वो यहाँ कार्बन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Fe+CO। कहाँ पे, एक्टिव कोक जोन में। ठीक है, ये होता है। उसके नीचे आ जाओ, ये होता है स्टैग्नेट कोक जोन, उसके और नीचे होता है स्टैग्नेंट कोक जोन। ये स्टैग्नेट कोक जोन में क्या होता है, यहाँ पे केवल और केवल कोक ही सॉलिड बचता है। मतलब कोक को देखो, कोक ही ऐसा चीज़ है जो एकदम सॉलिड बचता है नीचे तक, बाकी सब की हालत ख़राब हो जाती है टेम्परेचर से, है ना, सब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैग्नेंट कोक जोन में सब लिक्विड बन जाता है, केवल कोक ही होता है जो अपना मतलब ताकत दिखाता है, पूरा सॉलिड रहता है। और ये पूरा जो बर्डन है ना लगभग 100 फीट का आपका रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ब्लास्ट फर्नेस होता है, सबका वजन सह के रखता है यहाँ पे कोक। ये जो स्टैग्नेट कोक जोन में जो आपका कोक है ना, ये पूरा का वजन सह के रहता है ना, मतलब ब्लास्ट फर्नेस का मुखिया है वो कोक, पूरा वजन सहन करता है पूरा ऊपर का। ठीक है, स्टैग्नेंट कोक जोन में। और यहाँ से जो मेटल है वो भी रिड्यूस होकर धीरे धीरे टपक टपक के नीचे आता है। तो ये जो है ना पूरा भार को सहता है और एक परमेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है इस रीजन में, परमेबिलिटी। क्योंकि अगर सबके सब भाई लिक्विड बन गए है ना,
अगर घर में सबके सब ना समझ होगा तो घर कौन संभालेगा, ऐसी है। ये कोक जो है मुखिया का काम करता है, परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और उस जो परमेबिलिटी जो रहता है ना, ऐसे कोक के बीच बीच में जो जगह रहता है वहाँ से धीरे धीरे आपका जो क्या है पी का आयरन वो धीरे धीरे बीच बीच से टपक टपक के नीचे आता है। स्लैग वगैरह भी बीच बीच से टपक टपक के नीचे आता है, ऐसे पानी की तरह से बरसात होता है। ये नीचे में फिर आपको मिल जाता है हॉट मेटल मतलब पिग आयरन, और ऊपर मिल जाता है आपको स्लैग। ठीक है, तो ये अलग अलग जोन होते हैं ब्लास्ट फर्नेस के। ये डायग्राम देखो मस्त बढ़िया सा एनिमेशन वाला देख सकते हो आप लोग। इसमें से और आपको बता देता हूँ, ये देखिए मेन आपका ब्लास्ट फर्नेस ये है। ठीक है, ये आपका मेन ब्लास्ट फर्नेस है। अब इसको चलाने के लिए कितना सारा चीज़ चाहिए। देखो ये ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो, ये ना इसको बेललेस टॉप बोलते हैं या बेललेस चार्जिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये चार्जिंग सिस्टम है इसका। अब ये जो दो ठो जो गाड़ी ऐसे रॉकेट की तरह भाग रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्कीप कार बोलते हैं, स्कीप होइस्ट या स्कीप कार बोलते हैं। इसी कार में ये जो बंकर है ना, बंकर में सारा रॉ मटेरियल होता है। यहाँ से कैलकुलेटेड अमाउंट में हम किस में डालते हैं, ये स्कीप कार में, स्कीप कार में डालते हैं। ये स्कीप कार ऐसे जाता है और ये नीचे यहाँ पे डाल देता है इसको, कहाँ पे, ये आपका बेललेस टॉप चार्जिंग सिस्टम यहाँ डाल देता है अपने रॉ मटेरियल को। फिर ये नीचे जाते हैं और ये इस तरीके से ये जो रोटेटिंग शूट होता है ना, वो प्रॉपरली ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके चार्जिंग सिस्टम को, है ना। तो ये ऐसे कार ऐसे जाता है और इस पर नीचे डाल देता है रॉ मटेरियल को, है ना। उसके बाद एक और अरेंजमेंट देख रहे होगे, इधर से देखो ये बगल से दो ठो ऐसे निकला हुआ है। ये ना ऑफ्टेक गैस जाने का सिस्टम होता है। गैसेस जो जनरेट होती है, देखो ब्लास्ट फर्नेस में जैसे जनरेट होना ना, CO और CO2 मेन दो गैस जनरेट होता है। ये जो गैसेस है ना, ये इस पाइप के थ्रू ऐसे जाता है इधर, फिर ये डाउन कमर बोल रहा है इधर नीचे आता है और आपका ये जाता है डस्ट कैचर में। अब जो गैस निकल रहा है ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस गैस बोलते हैं उसको, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, आप उसको ऐसी नहीं ऐसी बाहर नहीं छोड़ सकते उसको, क्योंकि उसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो जल सकता है। ठीक है, और देखिए उसमें CO कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। CO मतलब बहुत ही जहरीला गैस है ना, बहुत ज़्यादा जहरीला है। उसके कांटेक्ट में कोई आया ना तो सीधा ख़त्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, ब्लास्ट फर्नेस गैस का क्या करना है, एक तो कैलोरीफिक वैल्यू यूज़ हो जाएगा तो आपको यूज़ करना है, और दूसरा उसको आप ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हो। तो जो ब्लास्ट फर्नेस गैस निकलता है ना, वो जाता है गैस क्लीनिंग सिस्टम में। तो गैस क्लीनिंग सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, इक्विपमेंट होता है। जैसे डस्ट कैचर होता है, डस्ट कैचर क्या करता है, पूरा डस्ट को ना नीचे बैठा देता है। उसके अलावा स्क्रबर होता है, उसमें पानी की ऐसा पानी छिड़का जाता है गैस के ऊपर, तो जितने भी छोटे छोटे क्या होते हैं आपके डस्ट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जाते हैं। तो इस तरीके से ना पूरा गैस क्लीन हो जाता है। पूरा डिटेल से देखेंगे, जानेंगे हम लोग आगे गैस क्लीनिंग सिस्टम का। और गैस क्लीन होने के बाद वो फिर उसको भेज देते हैं यूज़ करने के लिए, प्लांट के अंदर ही ब्लास्ट फर्नेस गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है जो गैस निकलता है वो ये काम करता है। अब यहाँ पे देखो ये जो मस्त लाइट की तरह चार्ट हो जल रहा है ना, ये डूम शेप का, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्टोव। ठीक है, स्टोव आपको घर में होगा ना, खाना बनाने के लिए काम आता होगा। तो यहाँ पे भी ये खाना बनाने का काम आता है, मतलब पिग आयरन बनाने का काम करता है। तो स्टोव क्या करता है, स्टोव एक्चुअली में क्या रहता है ना, एक चैम्बर की तरह है। अंदर से देखोगे ना तो एक अंदर चैम्बर है जिसमें ईंट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, चैम्बर के अंदर ईंट लगा हुआ है। ये कैसे काम करता है, देखो जो मैंने बताया ना ब्लास्ट फर्नेस गैस जल सकता है, तो ब्लास्ट फर्नेस गैस को पूरा क्लीन करके ना हम कहाँ भेजते हैं, इसी स्टोव में डालते हैं। यहाँ स्टोव से यहाँ गैस जाता है, यहाँ पे जलता है गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस। तो यहाँ जब जलता है तो क्या होता है, अंदर में जो ब्रिक्स लगे हैं ना, ईंटें लगी है, चैम्बर के अंदर बहुत सारा ईंटें लगे है, वो ईंटा पूरा गर्म हो जाता है, लाल लाल एकदम गर्म हो जाता है यहाँ पे ईंटा। ठीक है, और जब ये प्रॉपरली गर्म हो जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस गैस देना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर गर्म हो गया है। अब इसको बंद करके हम क्या करते हैं, यहाँ से ठंडा हवा देते हैं। यहाँ से क्या देते हैं, ठंडा हुआ। अब भाई अंदर तो पूरा ईंट गर्म हो चुका है, जब ठंडा हवा दोगे तो क्या होगा, ये हवा जब अंदर से गुजरेगी तो एकदम ये भी गर्म हो जाएगा। तो यही जो हवा है गर्म हवा, यही आपको कहाँ जाता है भाई, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाता है, हॉट ब्लास्ट के बन के। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब देखिए, आप बोलोगे 4 ठो स्टोव क्यों लगा है, तो 4 ठो चाहिए, कम से कम 3 ठो तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा रहता है। क्योंकि
ये जब इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये गर्म हो यहाँ से जा रहा है, तो धीरे धीरे ये चैम्बर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप ठंडा हवा दे रहे हो। तो क्या होगा, ये स्टोव धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, कुछ समय बाद पूरा ठंडा हो जाएगा। तो आप ये हॉट ब्लास्ट में ना प्रोवाइड करना, कहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर गर्म करना पड़ेगा। उस समय ये दूसरा वाला जो स्टोव है ना, वो हॉट ब्लास्ट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा चलता है, एक गर्म होते रहता है, एक हॉट ब्लास्ट सप्लाई करते रहता है। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाता है और दूसरा गर्म हो जाता है, तो वो फिर हॉट ब्लास्ट सप्लाई करता है। तो ऐसे टीम वर्क करते हैं स्टोव जो होता है ना, मस्त टीम वर्क करता है ना। तो ये प्रॉपर हॉट ब्लास्ट भी सप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे जो आपका पिग आयरन और स्लैग जमा हो रहा है, ठीक है, जमा हो रहा है, उसको टाइम टाइम पे बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना, यहाँ पे होता है टैप होल, स्लैग और मेटल को निकालने के लिए टैप होल होता है। टैप होल को बंद करके रखते हैं, जब निकालना होता है ना, तो टैप होल को खोलते हैं, वहाँ से आपको क्या निकलता है, पिग आयरन और स्लैग। आजकल एक ही टैप होल से आपका स्लैग भी निकलता है और मेटल भी निकलता है, ठीक है। तो स्लैग और मेटल को अलग अलग लैडल में रख लेते हैं, एक ही में तो नहीं रख सकते, अलग अलग लैडल में। लगभग 40 मिनट, 30 से 40 मिनट में, हर 30 से 40 मिनट में ना हम टाइपिंग करते हैं, टैप होल खोल के अंदर का जो पिग आयरन है ना, उसको बाहर निकालते हैं। ऐसा लैडल होता है बड़ा सा, लैडल में भर लेते हैं, या फिर ऐसा तारपीडो कार होता है बड़ा सा, एकदम 500 टन का ऐसे तारपीडो कार होता है, ट्रेन से चलता है ऐसा, ठीक है। तारपीडो कार में भर लेते हैं। लैडल का ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता ना, 100-200 टन होता है जो, लेकिन जो ऐसा ये आता है ना तारपीडो कार, उसका 500 टन का कैपेसिटी होता है। तो ये लैडल में ऐसे भर लेते हैं, फिर भाई इसको भेज देते हैं कहाँ, स्टील मेकिंग में, ठीक है। तो स्टील मेकिंग का मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, आप लोग देख सकते हो। इसको भेज देते हैं स्टील मेकिंग में। ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि जो पिग आयरन जो बनता है ना, वो बहुत, उसमें बहुत इम्प्योरिटी रहती है। उसमें 4% कार्बन होता है, इसके अलावा सिलिकॉन होता है, मैग्नीज होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। तो इतनी सारी इम्प्योरिटी होती है ना, उसके कारण आप पिग आयरन को यूज़ ही नहीं कर सकते, एकदम ब्रिटल होता है वो। उसको रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है कहाँ पे, SMS शॉप में, स्टील मेल्टिंग शॉप में, ठीक है। ये सब चीज़ करते हैं, है ना। तो मैंने इतना पढ़ा दिया है, चलो अब कुछ और देख लेते हैं भाई। ये एक्चुअल फ़ोटोज़ देख लेते हैं, एक्चुअल फ़ोटोज़। ये देखो, ये ना ब्लास्ट फर्नेस का दीवार का ये जो डायग्राम है ना, ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस का दीवार को बता रहा है। ये देखो, ब्लास्ट फर्नेस को अगर आप बाहर से देखोगे ना, तो आपको ऐसे लोहे का दिखेगा, एकदम मस्त लोहे का, लेकिन अंदर तो लोहे का बना नहीं सकते, लोहे में लोहे कैसा गलाओगे, ठीक है। तो अंदर क्या लगा होता है भाई, ये देखो, ये जो इसकी बात, इसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है इतने को। तो सबसे आउटर पार्ट में आपके क्या होता है, स्टील शेल होता है, ऐसे स्टील का शेल होता है फर्नेस, है ना। उसके अंदर क्या रखा होता है भाई, ये रिफ्रैक्ट्री लगा होता है। रिफ्रैक्ट्री का लेयर 1 होता है, ये लेयर 1 है, पहला लेयर है रिफ्रैक्ट्री का। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये बीच में जगह दी हुई है, यहाँ पे क्या होता है भाई, वाटर फ्लो होता है, वाटर कूल्ड होता है ना। वाटर यहाँ से जाता है, इधर से बाहर निकलता है, ठंडा 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 पानी इधर से जाता है, इधर से गर्म होकर बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव लाइनिंग 2 है, ये सेकेंड रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस को ऐसा मत समझना, इसके बीच से पूरा पानी फ्लो करते रहता है, अंदर में रिफ्रैक्टिव लगा हुआ है, क्योंकि आपको ठंडा रखना ज़रूरी है। ब्लास्ट फर्नेस ज़्यादा गर्म हुआ ना तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। और ब्लास्ट फर्नेस एक बार चालू होता है ना, तो 3-4 साल तक चलता है, बीच में आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। इसको चालू बंद करना ऐसा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ये देखो, ये ऐसे ना यहाँ पे दिया गया, ऐसे लगा होता है पूरा, ये ऐसा इस तरीके से ना फर्नेस के अंदर ये पूरा ऐसे लगा रहता है, वाटर कूलिंग का पूरा अरेंजमेंट होता है। ये देखो, ऐसे बहुत सारा लगा होता है, यहाँ से वाटर अंदर जाता है और यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, पूरा पाइपिंग अरेंजमेंट होता है अंदर में। इस तरीके देखो, ये आपका रिफ्रैक्टिव लाइनिंग सेकेंड है, यहाँ इसके अंदर से ना वाटर फ्लो होते रहता है, पूरा वाटर फ्लो होता है इधर से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये इसी पाइप में से एक तरफ से अंदर जा रहा है और किसी और पाइप से वो बाहर निकल रहा है ना। यहाँ बाहर से तो पता नहीं चलेगा, ये तो पाइप क्या बता रहा है, वही पानी अंदर बाहर करने का ये अरेंजमेंट है पूरा, ठीक है। बाहर से नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा ऐसे ढका रहता है ना बाहर से स्टील शेल से, लेकिन ये अंदर का अरेंजमेंट ऐसा रहता है, ठंडा करके रखना पड़ता है अपने को। ये देखो, ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम, ये है एक्चुअल फ़ोटो है, आपको लग नहीं रहा होगा,
ये अच्छा, इसके बारे में मुझे बताया क्या, ये ऐसा होता है, एक बशल पाइप होता है, ऐसे एक बशल पाइप। चलो इसको मैं बता ही देता हूँ बशल पाइप क्या है। ये जो ट्यूअर होता है ना, जैसे बताया ना, ट्यूअर से क्या जाता है, आपका हॉट ब्लास्ट जाता है। तो ये कैसे रहता है ना, ये ब्लास्ट फर्नेस के बाहर एक ऐसा पाइप रहता है, बड़ा सा ऐसा पाइप, इसको बोलते हैं बशल पाइप। तो स्टोव से गर्म हुआ किस में आता है, बशल पाइप में आता है। तो बशल पाइप से फिर ना ऐसे ट्यूअर ऐसे कटे रहते हैं, बहुत सारे ट्यूअर ऐसे, जो जिसके अंदर से ये फिर क्या करता है, गर्म हवा को, हॉट ब्लास्ट को अंदर भेजता है। तो मेन स्टोव से गर्म हवा कहाँ जाता है, बशल पाइप में जाता है, बशल पाइप से ट्यूअर में, ट्यूअर से फिर वह जाता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। तो ये जो फोटो जो दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा ये पाइप, ये बशल पाइप है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये बशल पाइप से जुड़ा हुआ, यहाँ पे ये देखो, ये बहुत सारा ट्यूअर आपको दिख रहा होगा, ऐसे छोटे 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 छोटे, ये ट्यूअर्स है। ये बशल पाइप से गर्म हुआ ट्यूअर में जाता है, ट्यूअर से फिर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाता है। ये देखो, ये देखो, ये ट्यूअर का फोटो है। ये ऊपर आपका बशल पाइप गया है, यहाँ से ट्यूअर है, ये ट्यूअर से गर्म हुआ इसके अंदर हम भेज रहे हैं, यहाँ से अंदर गर्म हुआ भेजते हैं, बहुत हाई प्रेशर से भेजते हैं, ठीक है। अंदर से देखो, देखो अंदर से ऐसा ऐसा आपको फ़ोटो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। वो तो हमारे सर हैं, जीएम है ब्लास्ट फर्नेस में, तो ऐसा फ़ोटो ले लिए, नहीं तो ऐसा फ़ोटो देखने नहीं मिलता है। देखो ये जो आपको ये दिख रहा होगा ना, ये जो ऐसा दिख रहा है, ये फर्नेस के अंदर का फ़ोटो, यहीं से ना बाहर से गर्म हुआ से अंदर की ओर आता है, बाहर से, ये अंदर का फ़ोटो है ना, तो बाहर से गर्म हुआ ऐसी बहुत स्पीड से आता है, सब तरफ ऐसे ट्यूअर लगा होता है पूरा गोले से सब तरफ से। और ये जो आपका पाइप पाइप टाइप का दिख रहा होगा ना दीवार में, यहीं पे मतलब पानी फ्लो करते रहता है अंदर में और बाहर, अंदर में पानी फ्लो करता है पाइप के अंदर, ताकि प्रॉपर कूलिंग होता रहे दीवार का, ठीक है। तो ये था भाई, आज इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा देखते हो फिर छोड़ देते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे चार्जिंग सिस्टम कैसे होता है, स्टोव के बारे में जानेंगे, ठीक है, बहुत कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।